हमारे साथ आज प्रशांत किशोर हैं जो ममता बनर्जी की एडवाइजर ही नहीं है, भारत के राजनीति में बहुत इंटरेस्टिंग नए प्लेयर हैं और अभी वो बंगाल में हमें इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 63 से लेके 68 सीट 63 to 64 सीट्स बीजेपी को मिल रही है पहले 3 फेजेस में। प्रशांत, आपकी क्या गणित क्या है आपकी? मेरी गणित जो पहले थी वो अभी भी है। बीजेपी विल नॉट क्रॉस 100 एज फार एज स्टेटमेंट ऑफ अमित शाह इज कंसर्न। जो उन्होंने कहा है, आई होप कि उन्होंने अपने जो सेफोलॉजिस्ट हैं और उनके जो डेटा के लोग हैं उनको बदल लिया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही क्लेम दिल्ली में किया था, झारखंड में किया था और वो सारे क्लेम्स बिल्कुल गलत साबित हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने अपने सेफोलॉजिस्ट बदल लिए होंगे, अदरवाइज। मगर मोमेंटम तो बीजेपी की हो रही है ना, बीजेपी की ज्यादा रैलीज हो रही है, उनके लीडर्स ज्यादा ग्राउंड पे। ज्यादा रैली तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, उनके पास ज्यादा रिसोर्स हैं, उनके पास ज्यादा लीडर हैं, तो उनके ज्यादा रैली हो सकती है। लेकिन ज्यादा रैली होने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा पॉपुलर हैं। मगर काफी फोर्स लगा के रखा है उन्होंने। हाँ, फोर्स लगा के रखा है। बीजेपी हमेशा जब चुनाव लड़ती है तो बहुत ताकत। और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट आपके लिए एकजुट होकर वोट करेगी, तो बहुत सांप्रदायिक बात है। ऐसा बिल्कुल ममता बनर्जी ने कहा है, आपने नहीं, ममता बनर्जी ने कहा है। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा है। तृणमूल, उन्होंने जो ममता बनर्जी ने कहा है वो दोनों के लिए कहा है, मुस्लिम के लिए भी कहा है और हिंदुओं के लिए नहीं कहा है, सिर्फ मुसलमानों। तृणमूल के चुनाव प्रचार की, चुनाव को लेकर जो तृणमूल की सोच है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बिल्कुल ही क्लियर है कि हम लोग बंगाल के 10 करोड़ लोगों को रीच करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं। आपने कहा है कि उनको ये बताना चाहते हैं कि वाई दे शुड वोट फॉर तृणमूल। मुस्लिम वोट एकजुट होकर वोट करे। हैदराबाद से गुंडे आ रहे हैं, बीजेपी से पैसा ले रहे हैं, ये मुस्लिम वोट को लेकर ऐसा बिल्कुल कहा है। हैदराबाद से तो कोई यहाँ है ही नहीं, तो क्यों? ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी इधर है, ऑल इंडिया एमआईएम है, जिनको आप रैली नहीं करने दे रहे, परमिशन नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं, हमको इंटरव्यू दिया कल ओवैसी ने और कहा कि हमको रैली का परमिशन नहीं। 294 सीट में आप कह रहे झूठ बोल रहे हैं। ओवैसी कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? आप कह रहे झूठ बोल। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, और लड़ रहे हैं तो कितने। आप तो आने नहीं दे रहे उनको। मैं कह रहा हूं कि ओवैसी इज नॉट ए फैक्टर। अगर कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता। आपको ये तो पता होगा कि अगर 5% 6% मुस्लिम वोट आपसे हट के आईएसएफ या ओवैसी के पास आ जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको। कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट करे आपके लिए कि नहीं करे, नुकसान नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी एक समुदाय के, किसी एक वर्ग के 5% 10% वोट इधर या उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तृणमूल को 45% से ज्यादा वोट आएगा और जो पार्टी भी तृणमूल को यहां बंगाल में हराना चाहती है उसको ये सोचना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि उसको 45% वोट कहां से आ रहे हैं, वो बीजेपी को नहीं आ रहा है। केंद्रीय गणित से थोड़ी होती है, तो इमोशनल बातें हैं। बात इमोशनल है। लोग डरे हुए हैं इधर, लोग कहते हैं कि डरे हुए हैं इधर, लोग कहना नहीं चाहते कि हम बीजेपी के लिए वोट करेंगे, कि इतना आतंक फैला के रखा है। सही बात है। अगर आप देखिए, आप कह रहे हैं कि लोग डरे हुए इसलिए कोई बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहा है, लेकिन वो जाकर वोट देंगे बीजेपी को। सेम आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी का चारों ओर मोमेंटम दिख रहा है, बीजेपी की सारी रैलियां हो रही हैं, बीजेपी के पक्ष में हवा दिख रही है। दोनों बात सही कैसे हो सकती है? मैं कह रहा हूं, या तो लोग बोल नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूं, या तो लोग बोल नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि लोग एग्जिट पोल में नहीं बोलेंगे, मगर वोट के दिन में हम शायद बीजेपी कर रहे हैं। हम तो एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, हम एग्जिट पोल के आधार पे आपको नहीं बता रहे हैं। 3-4 जो एग्जिट पोल्स है उसमें भी तो दिख रहा है कि बीजेपी के नंबर्स बढ़ रहे हैं, आपके नहीं। किसी भी पोल ने, जो भी, चाहे उनकी जो भी क्रेडिबिलिटी हो उन पोल्स की, किसी भी पोल ने अभी तक बीजेपी को बंगाल जीतता हुआ नहीं दिखाया। मगर आपने जो पहली वाली बात कही थी, अभी आज नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल ही कह, आपने कहा था कि अगर 99 से ज्यादा सीट मिल जाए बीजेपी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपके दर्शकों के लिए कि बीजेपी को लेकर जो मैंने बात दिसंबर में कही थी उसको फिर से रिपीट कर देता हूं। 3 फेज चुनाव होने के बाद आई एम मच मोर कन्विंस्ड दैट बीजेपी इज नॉट क्रॉसिंग 100। बीजेपी की संख्या, सीटों की संख्या, जीतने वाली सीटों की संख्या 100 से कम रहेगी, उसमें कहीं कोई दो। मगर आप ये नहीं कहेंगे आपने जो पहले कहा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो मैं जो भी काम करता हूं पिछले 8-10 साल से करता रहा हूं एज ए पॉलिटिकल एड टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, वो मैं नहीं करूंगा, ये काम छोड़ दूंगा। आप तो इस बात को मुकर जाएंगे। आप मैं नहीं मुकरूंगा। आप मुझे उस दिन फिर फोन आप छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़। अपनी कंपनी आईपैक बंद कर देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा। आपके लिए हजारों लोग काम करते हैं, क्या करेंगे? मेरे लिए कोई काम नहीं करता है, पहली बात तो ये है। लेकिन मैं आई विल सीज टू एग्जिस्ट एज ए पॉलिटिकल। आप बाहर निकल जाएंगे? मैं निकल जाऊंगा, काम छोड़ दूंगा। क्या करेंगे आप? अब क्या करूंगा ये तो नहीं, राजनीति में आ जाएंगे फुल टाइम? भाई जो कुछ भी करूंगा ये नहीं करूंगा, इतना तो मैं आपको कह रहा हूं। आप बीजेपी के किसी लीडर, सारी फाइट तो आप, ऐसा है, अगर बीजेपी के लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, उनसे जरा पूछ के बताइए, किसी की हिम्मत है तो कह के ये दिखाए
कि वो बीजेपी 200 सीट यहां जीत रही है और अगर नहीं जीतेगी तो छोड़ देंगे अपना आप पद। इमोशनली इन्वॉल्व हो गए? मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं बिल्कुल ही प्रैग्मेटिकली और थॉरो असेसमेंट के बाद बता रहा हूं कि अगर बीजेपी को लगता है कि वो 200 सीट जीत रहे हैं, लेट देम कम ऑन रिकॉर्ड एंड से कि बीजेपी 200 सीट नहीं जीतेगी तो हम लोग अपना पद छोड़ देंगे। मतलब अमित शाह तो बहुत बड़े लीडर हैं, आप दिलीप घोष से, नड्डा जी से, कैलाश विजयवर्गीय से ये कहलवा के दिखवा दीजिए कि बीजेपी 200 सीट अगर नहीं जीतेगी तो अपना पद छोड़ देंगे। मैं तो कहने के लिए तैयार हूं। तो कौन हवा दे रहा है? हवा तो वो दे रहे हैं, उनको पता है कि नहीं जीत रहे हैं। भाई दिल्ली में भी यही कहा था, झारखंड में भी यही कहा था, उससे पहले हरियाणा में भी यही कहा था। उन्होंने ऐसा कहा इसलिए होगा ये जरूरी नहीं है, वो तो हर चुनाव में कहते हैं ये बात। थोड़ी डेस्परेशन आप लोगों की ज्यादा है इस बार। नहीं तो ममता बनर्जी क्यों कह रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों को घेराव कर दो? ये कहने वाली बात होती है। कोई डेस्परेशन नहीं है। सीआरपीएफ को लेकर एक वाइड स्प्रेड यहां पर फीलिंग ये है कि सीआरपीएफ के लोग एकदम इम्पार्शियली जो उनकी ड्यूटी है प्रोफेशनली वो शायद नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर आपने 2016 और 2011 में तो ऐसे सवाल नहीं उठाए थे। उन्होंने उसको तब भी तो सीआरपीएफ थी। उन्होंने लेकर सीआरपीएफ पर बयान नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि सीआरपीएफ होम मिनिस्टर के डायरेक्शन पे काम कर रही है और वो पार्शियलिटी कुछ जगहों पे कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। ये एज ए पॉलिटिकल लीडर और एज ए पॉलिटिकल पार्टी इट इज वो बात ठीक है, राइट है। आप घेराव करने की बात क्यों है? नहीं, घेराव करने की बात उन्होंने कही है, प्रशांत आपको मानना पड़ेगा। घेराव करने की बात उन्होंने इस तरह से कही है कि जो लोग अगर सीआरपीएफ आपको वोट नहीं करने दे रही है तो उनका घेराव वहां कीजिए, जो कि क्यों करें? बिल्कुल, अगर आप सीआरपीएफ सुरक्षा कर्मियों का घेराव कराएं, बिल्कुल अगर आप वोट नहीं देने दीजिएगा तो अगर आप सुरक्षा कर्मी हैं तो भी आपका घेराव होगा। टीवी पर ये बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूं। आप कैमरे पे बोल रहे हैं घेराव की? कैमरा पर बोल रहा हूं कि अगर सुरक्षा कर्मी, आप आधी बात मत बताइए, अगर सुरक्षा कर्मी जिसकी ड्यूटी ये है कि वोटर्स को फ्री एंड फेयर तरीके से वोट देने दिया जाए, अगर वो आपको वोट नहीं देने दे रहा है तो गिराओ। तो ये आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। आरोप कोई भी लगा देगा। अगर मुझे किसी सीआरपीएफ कर्मी के खिलाफ कुछ करना है तो मैं कह दूंगा मुझे वोट नहीं करने दिया जाए। एक आदमी की बात नहीं है, एक आदमी की बात नहीं है। अगर सीआरपीएफ के लोग उस आपको वोट नहीं देने दे रहे हैं, एक आदमी की बात नहीं है, एक पूरे समूह की बात है, तो क्या कह रही है दीदी कि आप उनका घेराव करो? ये तो कह नहीं रही कि उनको मारो, ये तो कह नहीं रही कि उनसे कुछ वायलेंस करो। डेमोक्रेसी में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको आपका वोट है, आपको कोई वोट नहीं देने दे रहा है, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन। आप बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं कि सीआरपीएफ के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। सो लॉन्ग सीआरपीएफ इज नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ इट, हम लोग तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। लेकिन अगर सीआरपीएफ का कोई जवान, कोई ऑफिसर, कोई बटालियन, कोई उकसाने वाली बात होती है। नहीं, उकसाने की बात नहीं है। ऐसा उकसाने की बात है, इतनी हिंसा हो चुकी है। हिंसा हो रही, यही तो हम लोग कह रहे हैं। हिंसा हो रही है। की मां शोभा मजुमदार को किसने मारा? ठीक है, अगर हिंसा, शोभा मजुमदार को किसने मारा? ये बताइए। आईएसएफ के, जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं, जो आईएसएफ के जिसको मारा गया नॉर्थ 24 परगना में, लात किसने मारा? आचार संहिता लागू होने के बाद से लॉ एंड ऑर्डर इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। और लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी। ठीक है, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर तृणमूल वाले तोड़ रहे हैं तो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। उनको आके उसको पकड़ना चाहिए। आप उनको धमका रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कहां कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर तृणमूल के लोग तोड़ रहे हैं तो उनको पकड़िए। मगर आप तो इलेक्शन कमीशन को मानते ही नहीं है। वो नोटिस भेजते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते। कौन नहीं रिप्लाई दे रहा है? आप इलेक्शन कमीशन को कहां मानते हैं? कहां नहीं मान रहे हैं? हर दिन पहले इलेक्शन जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन के नियम, कायदे, कानून के हिसाब से हो रहा है। हर आदमी तो जो इलेक्शन कमीशन ने रूल सेट किया उसके हिसाब से ही लड़ रहा है। लेकिन उसमें अगर हम लोग का कोई डिसएग्रीमेंट है इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे या उनके किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे या किसी एक एक्टिविटी पे, वी आर एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी, वी आर विद इन आवर राइट टू रेज दैट इन पब्लिक डोमेन। उसमें गलत क्या है? हम लोग ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि सीआरपीएफ आप मत डिप्लॉय कीजिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि सीआरपीएफ को डिप्लॉय आप कर रहे हैं तो उनसे कोई उनको इम्पार्शियल रहना चाहिए। उनको आप किसी एक पार्टी के पक्ष में यूज मत कीजिए। थोड़ी तृणमूल बौखलाई हुई है, थोड़ी। बिल्कुल नहीं, तृणमूल से बिल्कुल नहीं। तो चंडी पाठ की बात, अपने गोत्र की बात, हिंदू वोट भी जाते हैं, मुस्लिम, ये क्या हो रहा है भाई? आप अपने अगर आपको लगता है कि भाजपा जय श्री राम कह रही तो घबराई हुई है? अगर भाजपा के जय श्री राम कह रही तो हमेशा कहती है, आप लोग हमारे भाजपा हमेशा कहती है, आप लोग आजकल कह रहे हैं। नहीं, हम लोग हमेशा, भाई दीदी हमेशा से चंडी पाठ करती है। नोटिस आप आज ले रहे हैं। अगर मंच से चंडी पाठ इस बार से पहले कभी नहीं। अगर भाजपा जय श्री राम कह रही है, हर हर महादेव कह रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हैं, और हम लोग चंडी पाठ कह रहे हैं तो हम लोग घबराए हुए हैं। इसका तो इंटरप्रिटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। प्रशांत किशोर, एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि इस बार चुनाव के बाद आपका प्लान क्या है? लोग आपको देख रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ आपकी अच्छी वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग सेटिंग हो गई थी, फिर पता नहीं क्या हो गया, मतभेद हो गया, आप निकल गए वहां से। आप राजनीति में आकर एक डुबकी लगाकर
फिर बाहर क्यों निकल गए? बिल्कुल सही आप तैरने से डरते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैंने राजनीति में आने की कोशिश करी, ज्वाइन भी किया, कुछ काम करने की कोशिश भी करा। उसमें मुझे वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, और मुझे उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई विल ट्राई अगेन। मैं जब अपना ये काम खत्म करूंगा, फिर वापस जाऊंगा, फिर से कोशिश करूंगा। अगर मुझमें और कुछ सीखने की, मुझे अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है, मैं उस पर काम करूंगा। आई विल गो बैक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर कि बिहार से? अब ये मुझे पता नहीं है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे करूंगा, बिहार करूंगा कि गांव में करूंगा, लेकिन मैं राजनीति में आज नहीं तो कल आऊंगा ही। अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे? मुझे ये नहीं पता है। अगर मेरे पास इसकी जानकारी होती, या अभी मुझे उसकी समझ नहीं है कि मैं कहां करूंगा, किसके साथ करूंगा, किस स्केल पे करूंगा, लेकिन ये स्वाभाविक है कि मैं राजनीति में, मैंने एक बार कोशिश भी करी है और आगे मेरा प्रयास होगा कि मैं फिर से वापस राजनीति में जाऊं। और मैं एक बार जो मैंने प्रयास किया उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, इसमें भी कहने में कोई दिक्कत नहीं। आप सक्सेसफुल क्यों नहीं रहे? आपके पास आप बहुत, आपके पास डेटा है, आप थिंकिंग करते हैं, आपको लोगों की पकड़ है, आप अच्छा बोलते हैं। तो ये बताइए, अगर आपको बोला जाए, आपने बोला कि पहले जब मैंने ट्राई की तो मैं सफल नहीं रहा। हर आदमी अपनी असफलता से कुछ सीखता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है जो मैंने किया जिसमें मैं असफल रहा। आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही इसमें? नहीं, सीख ये है कि आई डिस्पाइट नोइंग द डोमेन आई कैन फेल, तो आई नीड टू गो बैक एंड रिफ्लेक्ट एंड गो बेटर प्रिपेयर्ड। शायद मैंने जो डिसीजन लिया, जिन पे भरोसा किया, जिनकी बातों को मुझे ऐसा लगा कि इनकी बात मानकर आगे चल सकते हैं, वो बातों को मुझे और गहराई से समझना चाहिए था, उसको और बेहतर तरीके से समझना चाहिए था। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो काम आज मैं कर रहा हूं, ये काम भी मुझे किसी ने एक दिन में सिखा के या किसी ने गिफ्ट तो किया नहीं है। ये मैंने खुद से ही करके सीखा है, खुद से ही करके बनाया है। पॉलिटिक्स में भी जब जाएंगे, किसी भी डोमेन में रहेंगे, वहां पर उसको करना ही पड़ेगा। करके फिर करेंगे, फिर हारेंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर सीखेंगे, फिर खड़े होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप राजनीति में वापस आएंगे तो आपकी राजनीति किस धारा की होगी? क्या एंटी बीजेपी होगी या कुछ और होगा? नहीं, आपने सोचा उसके बाद? मैं कभी, मेरी जिंदगी बीजेपी के अगेंस्ट या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट मेरा कोई मिशन है या मेरा कोई गोल है, इससे मैं अपनी जिंदगी चलाता नहीं हूं। मैं अपने जीवन में खुद क्या करना चाहता हूं वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे उसमें जीतेंगे कि हारेंगे, कौन मेरे साथ होगा, कौन मेरे अपोज में होगा, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मई को आपसे फिर बातचीत होगी प्रशांत जी। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।